मुख्यमंत्री धामी का 2 दिन का दिल्ली दौरा। आज से केंद्रीय मंत्रियों व भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों से कर सकते हैं मुलाकात। सीएम बनने के बाद सोशल मीडिया पे धामी की धमक, बढ़े 40 लाख फॉलोअर। मंत्री रेखा आर्या के निर्देश के बाद भी खाद्य विभाग ने जारी नहीं किया शासनादेश, सीएम से जताई नाराजगी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर, सेवा योजन विभाग अब बनेगा आउटसोर्स एजेंसी, उपलब्ध कराएगा रोजगार। एचएनबी केंद्रीय विश्वविद्यालय कॉलेजों के लिए दाखिल में छात्रों को बड़ी राहत, इस बार नहीं देना होगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 10 जिलों में नहीं मिला कोरोना कोई भी नया मामला, 21 मरीज हुए स्वस्थ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पांसी यादव। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम धामी पहुंचे आईटीटीआर सभागार। पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी की लिखी पुस्तक का किया विमोचन। कार्यक्रम में कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी रहे मौजूद। भंवर, एक प्रेम कथा उपन्यास का किया जा रहा है लोकार्पण। तो देहरादून से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईटीटीआर सभागार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस कार्यक्रम में कई आईपीएस और आईएएस अधिकारी भी मौजूद रहे। भंवर, एक प्रेम कथा उपन्यास का किया जा रहा है लोकार्पण इस कार्यक्रम में। तो देहरादून से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईटीटीआर सभागार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भंवर, एक प्रेम कथा पुस्तक का किया जा रहा है लोकार्पण। पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी की लिखी हुई पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है, भंवर, एक प्रेम कथा। इस कार्यक्रम में तमाम आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी रहे मौजूद। देहरादून से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईटीटीआर सभागार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भंवर, एक प्रेम कथा, पूर्व डीजीपी की ओर से लिखी गई इस पुस्तक का विमोचन करा गया इस कार्यक्रम में तमाम आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी मौजूद रहे। देहरादून से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी की लिखी हुई पुस्तक भंवर, एक प्रेम कथा का किया लोकार्पण। देहरादून के आईटीटीआर सभागार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी की लिखी हुई किताब भंवर, एक प्रेम कथा का लोकार्पण किया और इस कार्यक्रम में तमाम आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी मौजूद रहे। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम में कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी रहे मौजूद और पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी की लिखी हुई किताब भंवर, एक प्रेम कथा का किया गया लोकार्पण। इस कार्यक्रम में देहरादून के आईटीटीआर सभागार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व डीजीपी है अनिल रतूड़ी, जिनकी किताब का विमोचन किया गया। देहरादून के आईटीटीआर सभागार की ये तस्वीरें, जहां पर कार्यक्रम में तमाम आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी मौजूद हैं। पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी की किताब के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और अगली खबर डोईवाला से बताते हैं आपको, जहां पर सबसे बड़े हवाई अड्डे पर टूटा यात्रियों का रिकॉर्ड। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों का टूटा रिकॉर्ड। पहली बार 6000 की संख्या हुई पार। एयरपोर्ट प्रशासन ने जताई खुशी। तो डोईवाला से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों का टूटा रिकॉर्ड। सबसे बड़े हवाई अड्डे पर टूटा यात्रियों का रिकॉर्ड। पहली बार 6000 की संख्या हुई पार। एयरपोर्ट प्रशासन ने जताई खुशी। तो डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर टूटा यात्रियों का रिकॉर्ड। निदेशक प्रभाकर मिश्रा का बयान सामने आया है, जहां पर एयरपोर्ट प्रशासन ने भी खुशी जाहिर की है और निदेशक का कहना है कि एयरपोर्ट पर हवाई सेवा के विस्तार और सुविधाएं बढ़ी और सुविधाएं बढ़ने की वजह से ही बढ़ी है हवाई यात्रियों की संख्या।
तो सबसे बड़े हवाई अड्डे पर टूटा यात्रियों का रिकॉर्ड। पहली बार 6000 से ज्यादा यात्री एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जिस पर एयरपोर्ट प्रशासन ने भी खुशी जाहिर की है। जोईवाला से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सबसे बड़े हवाई अड्डे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर टूटा हवाई यात्रियों का रिकॉर्ड। पहली बार 6000 की संख्या हुई पार। उत्तराखंड में 2 साल बाद बिना किसी पाबंदी के शुरू हुई चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का ऐसा रेला उमड़ रहा है कि चारों धामों में तिल रखने की जगह भी नहीं मिल पा रही है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री चार धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रा के लिए पंजीकरण स्लॉट फुल हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम में जहां 26 मई तक स्लॉट बुक हो चुके हैं, वहीं अन्य धामों के लिए 16 जून तक स्लॉट फुल हो गए हैं। ऐसे में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में पंजीकरण केंद्र पर यात्री पहुंच रहे हैं और स्लॉट बुक होने की वजह से परेशान हो रहे हैं। हरिद्वार जिला पर्यटन अधिकारी सुरेश यादव का कहना है कि चार धाम यात्रा में कई प्रदेश से यात्री आ रहे हैं। इस बार सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए निःशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की है। यात्रियों से ज्यादा आने की वजह से चार धामों के स्लॉट फुल हो गए हैं, जिसकी वजह से यात्रियों के सामने समस्या आ रही है। हरिद्वार और ऋषिकेश में लाखों श्रद्धालु स्लॉट फुल होने की वजह से परेशान हो रहे हैं। हरिद्वार में अचानक आई यात्रियों की भीड़ पर यहां के व्यापारियों का कहना है कि यात्रा पूरे 6 महीने चलेगी, न कि मई जून में ही समाप्त हो जाएगी। यात्रियों को संयम रखते हुए चार धाम यात्रा करनी चाहिए और जो सरकार ने यात्रा के नियम बनाए हैं उनका पालन करना चाहिए। क्षमता से अधिक यात्री आ जाने से उत्तराखंड में व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने आने वाले यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील भी की। मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए, चार धाम यात्रा चरम में चल रही है और कई प्रदेशों से यात्री आ रहे हैं और इस बार सरकार ने बायोमेट्रिक पंजीकरण निःशुल्क सेवा शुरू किया है और इतने ज़्यादा पंजीकरण ऑनलाइन किए जा चुके हैं कि वर्तमान में स्थिति ये है कि 26 तारीख तक के स्लॉट बद्रीनाथ के बुक हैं और 27 से बद्रीनाथ के कुछ स्लॉट बचे हुए हैं। शेष जो 3 धाम हैं उनके अगर पूरे धाम का कोई जाना चाहता है तो 14 जून तक के बाद ही स्लॉट मिल रहे हैं। तो बहुत सच्चाई तो ये है कि यात्रियों को परेशानी हो रही है, लेकिन कुछ यात्रियों ने जल्दबाजी करी है। कुछ यात्री जो है सुबह रात को बैठते हैं, सोचते हैं ना चलो यात्रा चल रहे, लेकिन सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, जो उसमें स्लॉट बुक करे गए हैं, जो पंजीकरण हो रहा है, उसकी एक प्रारूप है यात्रा पे जाने का। यात्रा पे जाने का एक प्रारूप है और उस प्रारूप के अनुसार अगर तीर्थयात्री हरिद्वार आ रहा है तो उसका यात्री को पालन करना चाहिए। और ये बड़ा सुखद विषय है कि आप जो है तीर्थयात्री आ रहे हैं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। और बुलेटिन में अगली खबर रुद्रप्रयाग से सामने आ रही है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रुद्रप्रयाग से खबर, बाट माप विभाग ने किया औचक निरीक्षण करके 48 दुकानदारों के किए गए चालान। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव। तो केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम का एक मुख्य पड़ाव माना जा रहा है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव, जहां पर भारी संख्या में लोग जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। तीर्थयात्रियों से सामान के ज्यादा पैसे लेने की बहुत सी शिकायतें मिल रही हैं। ओवर रेटिंग और बाट तराजू सही ना होने की भी शिकायत यहां पर श्रद्धालुओं की ओर से मिल रही है। बाट मार्ग विभाग ने किया औचक निरीक्षण, जिसके बाद 48 दुकानदारों के चालान किए गए हैं। तो रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तमाम श्रद्धालुओं की ओर से सामान के ज्यादा पैसे लेने और ओवर रेटिंग जैसी शिकायतें जो है मिल रही हैं। और अगली खबर लक्सर से है, जहां पर ड्रग निरीक्षक अनीता भारती ने विजिलेंस नारकोटिक्स एसआई जगदीश रतूड़ी और विभागीय कर्मचारियों की टीम के साथ लक्सर देहात के मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान लक्सर के शेखपुरी में स्थित एक मेडिकल और रायसी गांव में स्थित एक मेडिकल स्टोर पर कुछ नशीली दवाओं हर नियमितता मिलने पर दोनों मेडिकल स्टोरों को टीम ने सीज कर दिया।
मोस्टली दुकानों का रूटीन चेकअप किया गया है। मेरे साथ आज एफडीए विजिलेंस टीम के तुड़ी अन्य मेरे विभागीय अधिकारी भी हैं और लगातार इस टाइप की शिकायतें मिलती आ रही हैं कि क्षेत्र में नशीली जो दवाइयां हैं, नारकोटिक सब्सटेंसेस हैं, उनका मिसयूज किया जा रहा है। फिलहाल मेरे द्वारा रायसी, कुड़ी, भगवानपुर और लक्सर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जहां पर अधिकतर दुकानों पे तो नॉर्मल जो कमियां होती हैं दवाइयों का रखरखाव और सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, और दुकानों पे सीसीटीवी कैमरा लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पता लगाया जा सके कि दवाइयाँ किस तरीके से प्रिस्क्राइब की जा रही है। और खन्ना मेडिकल स्टोर और आर्यन मेडिकल स्टोर पे कुछ गहन अनियमितता पाए जाने की वजह से फिलहाल बंद करा दिया गया है। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। वो आपको बता देते हैं, देहरादून में मौसम विभाग ने जताया भारी बारिश का पूर्वानुमान। उत्तरकाशी में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग यहां पर भारी बारिश की संभावना जताता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने जताया भारी बारिश का पूर्वानुमान और इसकी वजह से हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी असर पड़ सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने जताया भारी बारिश का पूर्वानुमान। उत्तरकाशी में गरज के साथ हो सकती है बारिश, ऐसा पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। और हेमकुंड साहिब की यात्रा भी कुछ दिनों में शुरू होने वाली है, उस पर भी असर यहां पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की है। पूर्वानुमान यहां पर मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। उत्तरकाशी में गरज के साथ हो सकती है भारी बारिश। तो देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मौसम विभाग ने जताया भारी बारिश का पूर्वानुमान। हेमकुंड साहिब की यात्रा भी कुछ दिनों में शुरू होने वाली है, इस यात्रा पर भी असर देखने को मिल सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी यहां पर जाहिर की गई है। और अगली खबर श्रीनगर से है, जहां पर कुंभ नगरी देवप्रयाग में गंगा स्नान व रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशली की 23वीं डोली रथ यात्रा शुक्रवार को कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर के लिए रवाना हुई। इससे पहले डोली यात्रा पहली बार नृसिंह मंदिर मुनेठ पहुंची। यात्रा के दर्शन के लिए स्थानीय लोगों और तीर्थ यात्रियों ने भी दर्शन कर आशीर्वाद लिया। गंगा मैया के जयकारे के साथ डोली ने संगम पर स्नान किया। बता दें कि यह रथ यात्रा हरिद्वार से मंत्री प्रसाद नेथानी की अगुवाई में निकली थी। जगदीशिला डोली इस वर्ष 23वें साल में पूरे उत्तराखंड के भ्रमण पर जा रही है और ये 30 दिन की यात्रा है। इस समय डोली ने पूरे उत्तराखंड में 165 नए स्थानों पे जाना है, ताकि जो 1000 धाम स्थापन की जो बाबा विश्वनाथ जगदीशिला का संकल्प है वो पूरा हो सके। विगत 20 वर्षों में जो डोली ने भ्रमण किया 141 स्थान पर गई और इस बार 165 स्थानों पर जाएगी। तीर्थाटन प्रदेश हमारा बने, उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि का जो स्वरूप है वो साकार हो सके, इस डोली का ये मुख्य उद्देश्य है। और विश्व में शांति हो सके, हमारी देव संस्कृति जिंदा रहे और जो हमारे 4 धाम हैं इसके साथ साथ 1000 धाम उत्तराखंड में स्थापित हों, इस यात्रा का उद्देश्य है। देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर उत्तराखंड शासन की तरफ से एक पत्र संसदीय कार्य मंत्री विधानसभा को भेजा गया। इस पत्र में उत्तराखंड शासन ने 5वीं विधानसभा के दूसरे सत्र 7 जून से गैरसैंण में आहूत करने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी सत्र की तारीखों को लेकर स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि जब तक राज्यपाल सत्र को लेकर हरी झंडी नहीं देते तब तक सत्र की तारीखों पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। गैरसैंण में होना ही है जो हमारा अगला सत्र है, बजट सत्र है,
टेंटेटिव ज़रूर कह सकते हैं कि 7 तारीख आप लोगों को टेंटेटिव डेट की खबर आई है, लेकिन अभी आधिकारिक नहीं है। हमें किसी तरह से अभी इसको नहीं कह सकते कि पुख्ता है कि 7 ही तारीख को होगा, क्योंकि अभी एक प्रोसेस शुरू हुआ है और वो प्रोसेस तभी पूरा होता है जब उस पर गवर्नर साहब की मुहर लगती है। तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभी ये टेंटेटिव डेट है और जैसे ही कुछ होता है तो मैं आपके बीच में आकर आपको इन्फॉर्म करूँगी। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर कोरोना महामारी के 2 साल बाद विधिवत केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई। पर आने वाले भक्तों का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। मात्र 15 दिन की यात्रा में 2.5 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया है। केदारनाथ के इतिहास में पहली बार इतने कम दिनों में इतनी भारी संख्या में भक्त केदारनाथ पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, अभी भी बाबा केदार के भक्तों के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है केदारनाथ धाम में और व्यवस्थाएं भी पहले से सुधारी हैं। कई हमने एमिनिटीज़ जैसे रेन शेल्टर आदि के निर्माण की भी बात हम कर रहे हैं और शीघ्र उसको क्रियान्वयन करेंगे। रामवाड़ा पर एक नया ब्रिज का भी निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाई गई है, सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है और घोड़े खच्चर के मूवमेंट को भी नियंत्रण में किया गया है। साथ ही कोशिशें कर रहे हैं कि कोई भी यात्री आए उसको किसी तरह की कोई असुविधा न हो। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ और हम केदारनाथ पहली बार आए हैं और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ आते ही एक जो मिरेकुलस फील हो रहा है, हमको बहुत खुशी हो रही है और यहाँ रहने की, खाने की सभी व्यवस्था बहुत अच्छी है। बस्ती जिला से बिलाड़ी स्कूल गांव से आए हैं और यहाँ आने के बाद में साफ सफाई या सारी व्यवस्था बड़ी नंबर 1 की थी। नंबर 1 तो यहाँ के लोग बड़े ईमानदार, बहुत बढ़िया, और मतलब मंदिर की सफाई या वहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें, और नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा कोरोना काल के बाद 3 मई को विधिवत विधि विधान के साथ शुरू हुई। 4 धाम यात्री शुरू होने के साथ ही देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर दर्शन के लिए उत्तराखंड का रुख करने लगे और दिन ब दिन ये संख्या बढ़ती चली गई। लेकिन बढ़ती संख्या ने शासन प्रशासन के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। यात्रा के दौरान अब तक दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा यात्रा का पंजीकरण 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन पंजीकरण बंद होने के कारण दूर दराज से आए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई से खुलने जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं सरकार के सामने और चुनौती बढ़ने की आशंका है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है। 4 धाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ शासन और प्रशासन के सामने भी चुनौती बनी हुई है। 4 धाम यात्रा के लिए देश विदेश से उमड़ रही यात्रियों की भीड़ के कारण सरकार के द्वारा पंजीकरण 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। पंजीकरण होने के साथ ही अलग अलग राज्यों से हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सरकार के सामने 4 धाम यात्रा में बढ़ती भीड़ चुनौती बनी हुई है। तो 4 धाम यात्रा के साथ साथ अब सरकार के सामने एक और चुनौती बाहें फैलाए खड़ी है। 22 मई को सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुलने जा रहे हैं। हेमकुंड साहिब के लिए लाखों की संख्या में सिख श्रद्धालु यात्रा करते हैं।
जो कि शासन और प्रशासन के सामने चार धाम यात्रा के साथ हेमकुंड साहिब यात्रा की भी चुनौती है। हालांकि चार धाम यात्रा में बढ़ती भीड़ को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के सभी नाउमुंदे श्रद्धालुओं से रुक रुक कर यात्रा करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। साथ ही चार धाम यात्रा में पूरी तैयारी होने का भी दावा कर रहे हैं। देखिए, कारण क्या है वो आपको पता ही है कि शरीर पर जब एक्सर्ट होता है, ब्लड प्रेशर किसी का हाई होता है, वो बातों को डिस्क्लोज नहीं करता है कि साहब मैं यात्री करने के लिए मैं स्वस्थ हूँ, मैं जा सकता हूँ। इस प्रकार से जब आदमी रिस्क लेता है तो कुछ दुष्परिणाम उसके सामने आते हैं। हमने सभी से आग्रह किया है कि आप सुरक्षित यात्रा कीजिए, स्वस्थ यात्रा कीजिए। अपने को जगह जगह डॉक्टर्स हमारे तैनात हैं, वहाँ पर परीक्षण कराइए। और कोई शिकायत हमारे पास आती है, कोई आदमी एक्सटॉर्शन कर रहा है, हेलीकॉप्टर में ज़्यादा पैसा ले रहा है, फॉल्स बुकिंग कर रहा है, तो आप उसकी रिपोर्ट लॉन्च कराइए। मैंने सारे डीएमओ को सख्त आदेश दे दिया है कि तत्काल कार्रवाई करें और सख्ती बरतें, ये हमने कह दिया है। इसके साथ साथ रेड लिस्ट भी टंग रही है, तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, कोऑपरेट करिए। निश्चित रूप में नीचे मैदानी इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी है और पहाड़ की तरफ लोगों ने रुख किया है। हमारा रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ है, परंतु रजिस्ट्रेशन होने के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही हम लोगों को जाने दें। जिस प्रकार से तैयारियों के साथ यात्रा प्रारंभ की गई, उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। ये अलग विषय है कि श्रद्धालु हमारी अपेक्षा से भी अधिक आ गए हैं और इस कारण से कुछ यात्रा सीमित करनी पड़ रही है। यात्रियों से निवेदन करना पड़ रहा है कि बिना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराए, बिना अपना हेल्थ चेकअप कराए और बिना जो सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश हैं उनको पालन करे, अपनी यात्रा प्रारंभ न करें। चार धाम यात्रा पर अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं का कहना है कि पंजीकरण बंद होने से उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे लिए सुविधा मुहैया कराएं। पंजीयन नहीं हो रहा है, तो 4 दिन बाद दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ये लोग? 4 दिन बाद रजिस्ट्रेशन होगा। आप कब से आ रखे हैं यहाँ पे? 5 दिन हो गए, क्या करें। हम राजस्थान से आ रहे हैं, तो हम 2 तारीख को मैंने एडवांस बुकिंग की थी। ठीक है, तो हम लोग का 35 लोग का ग्रुप है, साथ में बुजुर्ग लोग भी हैं, बच्चे लोग भी हैं। कितने बुजुर्ग हैं? बुजुर्ग लोग कम से कम 40 लोग का, अपना 28 से 29 लोग बुजुर्ग हैं, बाकी 2-3 बच्चे लोग हैं। तो सब लोग अभी होटल में हम लोग कल आए थे, होटल का चेकआउट भी हो गया, अब सब लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो इनकी जिम्मेदारी होती थी कि भाई हमको बस इशू करे। हम आरटीओ साहब से भी मिले, तो उन्होंने भी बोला कि हमारे पास गाड़ी नहीं है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर आधी अधूरी तैयारियों के साथ चार धाम यात्रा शुरू करने के आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि चार धाम यात्रा में सरकार की नाकामियों का जीता जागता सबूत सबके सामने है। चार धाम यात्रा में आए लोगों को सहूलियत देने के बजाय उनको और परेशानी में डाला जा रहा है। देखिए, सरकार के इंतजामों का ये पोल खुल गई कि सरकार कितनी संजीदगी है, कितनी संवेदनशील है चार धाम यात्रा के पक्ष में। इससे लग गया कि आप व्यवस्था तो नहीं कर पाए तो आप स्रोत बंद कर दो। अरे आपका काम था व्यवस्था देना, यात्रियों को और सुविधा देना, तो आपने यात्रियों को सुविधा देने के बजाय आपने उनको आने का रास्ता ही बंद कर दिया। तो ये कौन सी तैयारी हुई भाई कि यात्री जाएगा नहीं, अव्यवस्था होगी नहीं। तो आपकी तैयारियों की नाकामी का सीधा सीधा इन्होंने अपना बता दिया कि हम विफल हैं, हमारी सरकार चार धाम यात्रा को चलाने में सफल नहीं है। मुझे ताजुब होता है, एक आदमी अपना चार धाम यात्रा का 12 से 14 दिन का बजट लेकर के जब घर से चलता है और उसको एक स्थान पर 6 या 7 दिन का अतिरिक्त पड़ाव करना पड़े तो उसकी हालत घर से बाहर क्या होगी। ऐसे में न वो घर जाने लायक रहता है, न चार धाम में उन पवित्र धामों के दर्शन कर पाता है। हरिद्वार में काउंटर बुक होने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि साहब हम तब जाएंगे कि जब हम चार धाम का हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी जिनके पास लिमिटेड छुट्टियां हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सीमित संसाधन है। तो ये सब सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत का परिणाम है।
चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मंदिर दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही। सभी धामों के पंजीकरण के स्लॉट फुल होने के चलते सरकार ने एक हफ्ते के लिए पंजीकरण बंद कर दिए हैं, जिससे दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस स्थिति कैसे निपटेगी और किस तरह से श्रद्धालुओं को राहत पहुंचाने का काम करेगी। नैनीताल से है, जहां पर पहाड़ी संस्कृति के परिचायक टोपी के माध्यम से हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने जन जागरण अभियान शुरू किया। इस संबंध में जल्द ही हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व बार काउंसिल के समक्ष प्रत्यावेदन देंगे। न्यायालयों में ड्रेस कोड में पहाड़ी टोपी को शामिल किए जाने व अधिवक्ताओं व समाज के सामने वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के विरुद्ध एक सक्षम और समग्र आंदोलन के रूप में पहाड़ी संस्कृति के परिचायक टोपी के माध्यम से हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने जन जागरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के संयोजक हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष MC पंत ने बताया कि इस जन जागरण अभियान में अधिवक्ताओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। MC पंत ने बताया कि ये टोपी स्वतंत्रता आंदोलन के समय पंडित बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में हुए कूली बेगार आंदोलन की शान रही। ये उत्तराखंड की पहचान भी है, इसलिए टोपी को व्यापक मान्यता दिए जाने की जरूरत है। ये जो टोपी है वो हमारा एक मिशन है और एक सत्याग्रह है कि हम लोग समूचे ये अभियान को जो है उत्तरोत्तर जो है हम लोगों को समर्थन मिल रहा है और आगे इसकी बहुत अच्छी परिणति होगी। ड्रेस कोड के रूप में भी हम इसको शामिल कराने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय और अपनी बार काउंसिल को भी हम लोग प्रत्यावेदन भेज रहे हैं कि हमारा ऑलरेडी, क्योंकि कहीं टर्बन जो पगड़ी तक भी जो शामिल है तो न्यायालयों में भी इसको पहचान के रूप में शामिल किया जाए, हम इसके लिए प्रयास करते हैं। और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। उनके साथ मुझे बहुत सारे कार्यक्रमों में रहने का और सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। पद्मश्री आदरणीय लीलाधर जगूड़ी जी, वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार, पूर्व मुख्य सचिव, जिन्होंने पूरे पुस्तक के बारे में अभी आप लोगों में से बहुत लोगों ने तो पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि हम ही 4-5 लोगों को दी थी पुस्तक आपने, उसमें से एक मैं भी था, मैंने भी थोड़ा थोड़ा देखा इसको, लेकिन आपने पूरा पढ़ लिया और उसका सारांश भी जो है सबके सामने रख दिया। हमारे पूर्व मुख्य सचिव श्री नपलचाल जी, भंवर एक प्रेम कहानी के लेखक श्री अनिल हथुड़ी जी, पूर्व कुलपति डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम विनय सिंह जी और मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व मुख्य सचिव श्री रामास्वामी जी, हमारे मुख्य सचिव श्री संधू जी, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जी, और आज इस कार्यक्रम आपके और हमारे सबके बीच में जिन्होंने सेतु का काम किया है, हमारे अपर मुख्य सचिव राधा जी और भंवर एक प्रेम कहानी, जिसमें अभी नपलचाल जी कह रहे थे कि राधा जी की छाप भी उसमें दिख रही है, और जब राधा हो तो फिर प्रेम कैसे न हो। आप सब समझ सकते हैं कि एक वर्दीधारी ऑफिसर जब एक प्रेम कथा लिखता है तो उसके हृदय में किस प्रकार की भावनाएं होंगी, किस प्रकार का भाव होगा, वो उनकी इस पुस्तक से दिखता है। और सच बता रहा हूं कि जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उनके बचपन से लेके अभी तक जो उनके जीवन के अनुभव हैं, जीवन में उनके साथ घटित हुआ है, वो सब उन्होंने इस पुस्तक में रखा है। मेरी भी साहित्य में थोड़ी बहुत रुचि प्रारंभ से रही है, अतः मैं समझ सकता हूं कि इतने सारे प्रशासनिक कार्यों के दबाव के बाद भी साहित्यिक। तो पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी की लिखी पुस्तक भंवर एक प्रेम कहानी के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। क्या कुछ का आपने सुना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।